नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार के मसलों से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, देश के एक प्रतिबद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक बेहद मकबूल कविता है। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। लोकसभा 2024 के इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि जिनके पेट भरे हुए हैं वे लगातार कह रहे हैं कि अगर सिलेंडर 5,000 रुपए में भी मिलने लगेगा तब भी हम मोदी को ही वोट देंगे। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। मैं यहाँ किसी वर्ग को गरियाने की मंशा नहीं रखता, लेकिन 2014 के बाद से एक ऐसा वर्ग तैयार जरूर हुआ है जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन भूखा मर रहा है और कौन रोटी के लिए लड़ रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो सालाना रिपोर्ट आई है उसमें 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है। हंगर इंडेक्स की लिस्ट में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति ज्यादा बेहतर बताई गई है। लेकिन इन सब से उस वर्ग को क्या मतलब जिनकी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की सैकड़ों किस्में नजर आती है। कोरोना काल में सोशल मीडिया में वायरल हुआ एक चित्र याद आ रहा है। हालांकि नंगे पांव सड़कों को नापने वाले मजदूरों की सैकड़ों तस्वीरें जेहन में छपी हुई है, लेकिन इस एक चित्र ने बता दिया था कि 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क लगाने से ज्यादा जरूरी रोटी थी। कोरोना काल में सरकार हर भूखे आदमी पर लाठियां बरसा रही थी और भूख से तड़पते हुए लोगों से कहा जा रहा था कि जान बचाना है तो बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। हालांकि बूस्टर डोज क्या था और क्यों था, इसका खुलासा हाल के दिनों में हो गया है। बीजेपी को चंदा देने वालों की सूची में वह कंपनी भी शामिल है जिसने कोरोना वैक्सीन बनाई थी और वही वैक्सीन आम जनता को लगाई गई, वह भी पैसे वसूल कर। टीवी पर खबरें चलती है कि चंद्रयान का अभियान सफल हो गया, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि यहाँ नीचे धरती पर लोगों का जीवन कीड़े मकोड़ों सा बना दिया गया है। वहां चंद्रमा में घर बसाकर क्या कर लेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि राम का मंदिर बन जाना सालों साल की तपस्या और पराक्रम का अनुपम उदाहरण है, लेकिन कोई इस बात पर विमर्श नहीं करता कि भूखमरी कब दूर होगी, गरीबी का खात्मा कब होगा और खाली हाथों को काम का सवाल जो चमगादड़ की तरह लटका हुआ है उसका मसला कब हल होगा, कब तक होगा। माँ से मछली, माँ से मटन, माँ से मुगल, माँ से मुसलमान और माँ से मंगलसूत्र की बात तो रोज हो रही है, लेकिन जिस भाजपा ने बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा दिया था, वही भाजपा अब महंगाई की बात नहीं करना चाहती। भाजपा का छोटा बड़ा हर नेता संविधान को बदल देने का दावा करते हुए नजर आता है। इस देश में 2-2 बार बड़ा किसान आंदोलन हुआ। अनाज उगाने की लागत बढ़ जाने की वजह से किसान अपनी फसलों का ठीक ठाक दाम चाहते थे और अब भी चाहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठी हुई सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया है। इधर राजनीतिक दलों और उनकी ताजा स्थितियों को लेकर जितने भी अपडेट देखने पढ़ने को मिलते हैं उनमें जातिगत समीकरण से ही जीत हार की बात नजर आती है। ज़्यादातर यही विश्लेषण देखने को मिलता है कि नेताजी इसलिए चुनाव जीत रहे हैं कि उन्होंने साहू समाज को साध लिया है, कुर्मी समाज में अच्छी पकड़ बना ली है, लोधी और अघरिया समाज में पैठ बना ली है। लेकिन पूरी गंभीरता के साथ कभी यह बात सामने नहीं आती कि जिस जाति के भरोसे चुनाव जीत रहे हो उसकी बेहतरी के लिए आपने क्या किया। जाति जनगणना का मसला अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने वर्ष 1931 तक जितनी बार भी जनगणना करवाई उसमें जाति से जुड़ी हुई जानकारियों को दर्ज किया। आज़ादी के बाद
1951 में जब पहली बार जनगणना हुई तो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही वर्गीकृत किया गया। हालांकि बीच बीच में यह बात भी उठती रही है कि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति और धर्म को नहीं। फिर भी एक बड़ी आबादी इस पक्ष में है कि जाति की जनगणना बेहद जरूरी है। समाज के ऐसे तबकों को जो सदियों से उत्पीड़ित और वंचित रहे हैं, अगर उन्हें उनकी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी मिलती है तो इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन भाजपा इस मसले पर इसलिए खामोशी अख्तियार कर लेती है क्योंकि वह जानती है कि जातिगत जनगणना से हिंदू समाज बट जाएगा और उसे वोट का नुकसान होगा। जबकि जातिगत जनगणना का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी हो सकता है कि चाहे केंद्र हो या राज्य, कल्याणकारी योजनाओं के लिए परफेक्ट आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं और समाज के उन तबकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे हम थोड़ा दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ जहां मैं रहता हूं, वहां का एक बड़ा भूभाग बस्तर, जहां प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक देवताओं यानी आदिवासी निवास करते हैं, वहां की सरकारें बगैर आदिवासियों की मर्जी को जाने समझे विकास का फार्मूला थोपती रही है। कभी यह जानने समझने की कवायद ही नहीं की गई कि आखिरकार बस्तर का आदिवासी अपना विकास किस बात पर देखता है, उसकी अपनी निजी ज़रूरतें क्या है। प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब एक बार यह ऐलान हुआ था कि बस्तर के आदिवासियों को जर्सी गाय दी जाएगी। सरकार चाहती थी कि बस्तर का आदिवासी जो है वो जर्सी गाय का दूध निकाले, दूध को बेचे, दूध से पनीर बनाए, घी बनाए। आदिवासियों को गाय तो मिली, लेकिन वे इतने दूरस्थ इलाकों में जंगल और पहाड़ियों के बीच रहते थे कि दूध को निकालने के बाद दूध को बेचने के लिए वे शहर भी नहीं आ पाए। भाजपा सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका यानी चप्पल का वितरण भी किया था, लेकिन पता नहीं किस कंपनी को चरण पादुका बनाने का ठेका दिया गया था कि सारे आदिवासी तेंदूपत्ता संग्राहकों की चरण पादुका यानी चप्पल एक ही नाप की बना दी गई। किसी के पैर में चप्पल आई तो ज़्यादातर आदिवासियों ने पादुका को घर की छप्पर के ऊपर फेंक दिया, तो किसी ने पेड़ पर लटका दिया। जाति की गणना स्थानीयता के लिहाज से महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकती है, लेकिन भाजपा की जो खामोशी है वो आश्चर्यचकित करती है। बहरहाल इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ मसलों ने लोगों को मंथन करने का मौका दिया है। लोग इस बात पर चर्चा तो कर ही रहे हैं कि अगर देश लोगों से बनता है तो देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है? क्या इस देश में सदियों से उपेक्षित और वंचित तबकों की कोई भूमिका होगी या नहीं होगी? क्या यह देश केवल अंबानी और अडानी की दया पर ही जिंदा रहने वाला है? इस चुनाव में ध्रुव राठी जैसे एक यूट्यूबर ने भी तहलका मचा के रखा है। ध्रुव राठी ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। हालात यह है कि ध्रुव राठी का हर वीडियो गांव-गांव में देखा जा रहा है। ध्रुव राठी कोई वैसे अनोखी बात नहीं कर रहे हैं, वे वही सब कह रहे हैं जो हम जानते हैं, लेकिन हम उन बातों को डर कर या कहें कि थोड़ा सा सुविधाओं को हासिल करने के लिहाज से या लालच के चलते पुरानी सी संदूक में बंद करते आए हैं। ध्रुव राठी ने हमारी पुरानी सी संदूक को खोलकर, जिसमें हमने अपने असंतोष को छिपा कर रखा था, उसे बाहर निकाल दिया है। सुनो, आप तो ये बताओ, मोदी जी ने गरीबों को कितना राशन दिया, कितने लोगों को दिया? 80 करोड़ ना। तो आप ये मानते हो कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? मोदी जी के आने से आप ये मानते हो 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? आपने कहा ईडी, आपको इतनी कैसे नॉलेज है? ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा डिक्टेटर। इधर कांग्रेस ने गरीब महिलाओं और बेरोजगारों को व्यवसाय की ट्रेनिंग देने के दौरान 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो यह सवाल उठ रहा है कि बाप रे बाप, इतना पैसा आएगा कहां से? लेकिन देश के चंद उद्योगपतियों का जो करोड़ों रुपए का कर्ज था वो माफ कर दिया गया है। जो चंद उद्योगपति थे जो अरबों खरबों रुपए लेकर भाग खड़े हुए, तब कहीं से बाप रे बाप की गूंज सुनाई नहीं दे रही। देश के बहुत से लोगों की तरह मेरा भी यह मानना है कि इस बार का चुनाव देश को टूटने और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव किसानों का है, मजदूरों का है, उससे ज़्यादा उन सब का है जो रोज कुआं खोदते हैं
और पानी पीते हैं। यह चुनाव इस देश के मेहनत कशों का चुनाव है। यह चुनाव उनका नहीं है जो कहते हैं कि यदि सिलेंडर की कीमत 5,000 रुपये भी हो जाएगी तब भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। फिर से एक बार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता याद आ रही है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह से साबूत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।